DG की जानिब से शेख रशीद साहब को बेसिकली जवाब दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। न्यूट्रल से तलखियां तो हुई हैं, अब देखते हैं कोई बेहतरी आए। चंद वर्गे हमारे जो साबिक वजीर आला है उस्मान बुज़दार साहब, वो बैठे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं, ये उस्मान बुज़दार साहब के पास तशरीफ लेकर आई और ये उस्मान बुज़दार साहब का हाथ देखना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज दिन भर की जो खबरें हैं उस सिलसिले में हम 2 व्लॉग्स तो ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको अपडेट करते रहे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब आज दिन का जो आखिरी व्लॉग है उसमें आपको बता देते हैं कि शाम तक की क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। DG ISPR ने आज कुछ अहम बयान दिए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब का एक इंपॉर्टेंट बयान है, वो भी सामने आया है। एक एक करके इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस मैं करना चाहूँगा वो पंजाब असम्बली के हवाले से है। पंजाब असम्बली का इजलास मुनक्किद नहीं किया जा सका। आज 1 बजे उसका टाइम दिया गया था, काफ़ी देर इंतज़ार होता रहा, मामला उधर ही फंसा हुआ है, ईगोस फंसी हुई हैं। और वो यही है कि जनाब IG पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लेकर आएँ और उनको ला के ऐवान में बिठाएँ लॉबी के अंदर, और उसके बाद अपोजिशन के लोगों ने तकरीरें करनी है और उसके बाद उनको जो है वो बुरा भला कहना है। लेकिन हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत नहीं बुलाएंगे। इसकी वजह से इजलास आज मुनक्किद नहीं हो सका। हमजा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो तशरीफ़ लेकर आए, 4 घंटे उन्होंने असम्बली के अंदर असम्बली के अंदर इंतज़ार किया, लेकिन इजलास मुनक्किद नहीं किया जा सका और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। अब इतलात ये है कि जनाब इस सारे मामले के दौरान जो चीज़ डिस्कशन हो रही है, जो पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर डिस्कशन हो रही है, वो ये है कि गवर्नर पंजाब से कहे कि एक और इजलास मुनक्किद करवाया जाए और उसका मुकाम तब्दील करवा दिया जाए और दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनकी सरबराही में जो है ये इजलास मुनक्किद करवा दिया जाए और बजट जो है फिर उसके अंदर पेश कर दिया जाए। लेकिन इशू ये है कि बजट जो है वो जब स्पीकर ऑलरेडी मौजूद है और वो इजलास की सदारत कर सकते हैं, तो उनके होते हुए कोई और किस तरह आके इजलास मुनक्किद कर सकता है। लीगल इश्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, तो मामला वैसे ही फंसा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके कैंप से ये खबरें आ रही हैं कि उनके यहाँ भी 2 ग्रुप मौजूद हैं। एक ग्रुप ये कह रहा है कि जी छोड़ें इन चीज़ों को, आगे चलें, पंजाब का बजट है, पंजाब का बजट पेश होना ज़रूरी है ताकि मामला जो है वो आगे चले, वरना मामला लॉक हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ ये इस महीने के एंड तक का फाइनेंशियल ईयर है, अगला फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होना है तो उसके लिए बजट मंजूर होना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा सिस्टम लॉक हो जाएगा। जबकि एक जो ग्रुप है उसका ये मानना है कि कोई परवाह नहीं, हमें ये सबसे पहले आके माफ़ी मांगे इस सारे मामले के ऊपर कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है, जो FIR काटी गई हैं और उसके साथ साथ जो कुछ हमारे साथ किया गया, उसकी वजह से पहले माफ़ी मांगे, उसके बाद मामलात आगे चलेंगे। अब ये जो इजलास है इसको ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की जानिब से जो है वो अब कल इजलास, नया इजलास तलब कर लिया गया है और कल दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में जो है अब ये पंजाब असम्बली का इजलास मुनक्किद होगा। अब वही जो मैंने व्लॉग के शुरू के अंदर बात कही थी कि मोस्ट प्रॉब्ली ये इजलास जो है वो डिप्टी स्पीकर की सदारत में मुनक्किद करवाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि कल इस सिलसिले में क्या होता है। इस इजलास को अब ख़त्म कर दिया गया है गवर्नर पंजाब की जानिब से और कल अब ये नया इजलास मुनक्किद होगा। और मेरा ख्याल में, मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी कल एक टेंस डे होगा पंजाब असम्बली के लिए। अब कल देखते हैं कि पंजाब का बजट पेश होता है या नहीं। एक पंजाब असम्बली से एक और ज़रा इंटरेस्टिंग खबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जब ज़ाहिर बात है इजलास तो मुनक्किद हो नहीं रहा था, उनसी वेले बैठे सी तो उनकी करिए, तो चंद वर्गे हमारे जो वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला है उस्मान बुज़दार साहब, वो बैठे हुए थे। तो सादिया सुहेल साहिबा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं, ये उस्मान बुज़दार साहब के पास तशरीफ़ लेकर आई और ये बातचीत हो रही थी। तो प्रेस गैलरी से जो मीडिया था उन्होंने ये मूवमेंट कैप्चर कर लिया कि सादिया सुहेल साहिबा ने जो है वो उस्मान बुज़दार साहब का हाथ देखना शुरू कर दिया। अब सोशल मीडिया के ऊपर जब ये वीडियो आई, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, जब ये वीडियो आई तो चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं। बुज़दार साहब पूछ रहे होंगे सादिया सुहेल साहिबा को कि मैं दोबारा वज़ीर आला बन सकता हूँ या नहीं बन सकता, क्या मेरे हाथों में वज़ीर आला बनने की लकीर है या नहीं है। बड़ा मुझे दुख होता है इस बात का। मैं पूरी तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब को ओहदा ही कोई नहीं दिया जा रहा है, इनको कोई ना कोई ओहदा देना चाहिए। और ना ये वज़ीर आला हैं, ना ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर
पंजाब में सारे तुसी उत्थे उहदे सारे वंड वुंड दिते, इन्हां नूं कुछ भी नहीं दिता। तो बुजदार साहब पूछ रहे होंगे कोई छोटी जी लकीर ही देख लो कि कोई एक आधा कुछ छोटा सा उहदा तो मेरे पास होना चाहिए, तो कोई उहदा फ़िलहाल नज़र नहीं आया। अब मैं सादिया सुहेल साहबा से जो है, मैं बड़ी अच्छी एक्विंटेंस है मेरी उनसे, मैं इस वीलॉग के बाद उनसे फ़ोन पे बात करके कोशिश करूँगा पूछने की कि जनाब की फ़ैसला है, फिर कोई निकला, कोई इनके लिए कोई उहदा शुदा निकला या नहीं निकला। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जनाब सिंध असम्बली के हवाले से है, और सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह चूँकि वज़ारत ख़जाना का पोर्टफोलियो उनके पास है, तो उन्होंने आज बजट पेश किया। अब जब वो बजट पेश कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया और उनका घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने आके उनको घेरे में ले लिया। अब इस मौके पर शर्जील मेमन साहब, उन्होंने अरसलान ताज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी तरफ कुछ कागज़ भी उठा के फेंके। इसी दौरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी कुलसूम चांडियो साहिबा जो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने दुआ भुट्टो जो अब एक्चुअली दुआ हलीम हो चुकी हैं, हलीम आदिल शेख साहब ने जो दूसरी शादी की है, उनका मोबाइल फ़ोन छीन के वो ले गई। तो ये जो है जब उनका मोबाइल फ़ोन छीना गया तो इसके ऊपर जो है वो बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर बहुत एहतजाज किया कि जी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA का मोबाइल छीन के ले गए हैं लोग। वो इस हद तक मामला आगे चला गया कि वो बाद में DIG साउथ के दफ्तर पहुंच गए कि जी आप कंप्लेंट लिखें इस बात की कि दुआ भुट्टो साहिबा जो है उनका मोबाइल फ़ोन छीन के ले गए। अब असम्बली के अंदर बेसिकली क्या क्या हुआ है, हमने छोटा सा इसके एक वीडियो कंपाइल की है, आप ज़रा वो देखिए, उसके बाद आगे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, ज़रा देखिएगा। सब लोग प्रोटेस्ट करें, सबका राइट है, सबका राइट है, चलो चलो सब प्रोटेस्ट करेंगे, सब प्रोटेस्ट करेंगे, सबका राइट है, सबका राइट है भाई, प्रोटेस्ट करें आप लोग भी प्रोटेस्ट करें, आप लोग भी प्रोटेस्ट करें, आप लोग भी प्रोटेस्ट करें, कोई सब प्रोटेस्ट सब लानत है, 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 लानत क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, अरे दे देना, क्या हो गया, क्या कर रहे हो? उधर फेंके, उधर फेंके कि अगर पीपल्स पार्टी के MPA मोबाइल चोरी करेंगे आप उनकी रिपोर्ट नहीं ले सकते। मेरी बहन यहाँ पे, मेरी कुलीग यहाँ खड़ी है, उसके हाथ से मोबाइल चोर छीन के लेके गए। अगर अभी बाहर, अब मुझे बताएं, अगर पीपल्स पार्टी का MPA मुझे कत्ल कर देगा सिंध असेंबली में, अगर मुझे कत्ल कर देगा पीपल्स पार्टी का MPA, तो क्या आप उसकी FIR नहीं काटेंगे? क्या आप हमें ये बोलेंगे मामला से आप नहीं, आप सुने 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 सुने, आप सुने, आप DIG को फोन करें, आप IG को करें, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछें कि चीफ जस्टिस साहब अगर चोरी हुई असेंबली में और मोबाइल के अंदर वीडियो मौजूद है तो चोर के खिलाफ FIR कटेगी नहीं कटेगी? अच्छा जी, तो ये तो आपने देखा, ये सिंध असेंबली के जनाब ये सारे मनाजिर थे। अब आ जाएं फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया है ARY को और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर उन्होंने छेड़े हैं। एक तो उन्होंने कहा है जी पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा है कि ISI का किरदार बढ़ाया गया है, अदलिया और फ़ौज को अपने सेल्फ तज्जिए की भी ज़रूरत है, अदलिया और फ़ौज को अपने सेल्फ तज्जिए की भी ज़रूरत है। क्या ये इदारे अपना सियासी किरदार जारी रख पाएंगे? पहले एजेंसी की इंफॉर्मेशन पर इजारादारी थी, अब आवाम को मीडिया की वजह से बहुत मालूमात मिल जाती हैं। मुल्क में बेहतरी लानी है तो सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म करना होंगी, मुल्क में अगर बेहतरियाँ लानी है तो सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म करना होंगी। पाकिस्तान को 19 सूबों की ज़रूरत है, 19, मौजूदा सिस्टम में डिलीवरी नहीं, 19 सूबों के बराह रास्त इंतखाबात हों। मज़ीद सूबों के लिए के बाद दूसरे मरहले में सदारती निज़ाम आना चाहिए। वफाकी वज़ीरों की कोई हैसियत नहीं, मैं ख़ुद वज़ीर रह चुका हूँ, कोई डिलीवरी नहीं है। 19 डिवीजन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाकर गवर्नर लगाएं, जरदारी और शरीफ ये होने नहीं देंगे। डिविजनल गवर्नर्स आ जाएं, NFC अवार्ड्स को उनको दिए जाएं। चार्टर मईशत पर नहीं सियासत पर होने चाहिए। अभी पाकिस्तान में कौन हुकूमत करता है? गवर्नेंस पाकिस्तान में वज़ीर आज़म नहीं करता, गवर्नेंस वज़ीर आला करता है। वज़ीर आला के पास पैसा वफाक से भी ज़्यादा है। शहबाज शरीफ डील करके वज़ीर आज़म बने हैं, पता नहीं किससे डील की है, और डील के बगैर तो ये पाकिस्तान भी नहीं आ सकते थे। वो जिस तरह इक़्तिदार में आए हैं वो बदकिस्मती है। खैर जो हुआ सो हुआ, इस पर भी कभी बात करेंगे। फ़िलहाल जो सूरत हाल है
इससे मुल्क नहीं चल रहा और ना चल पाएगा। फौज से डील में इनका बुनियादी नुकता ये है कि आपने जरदारी से डील कर ली तो हमारे साथ भी करें। नवाज शरीफ ने डील के बगैर कभी वापस नहीं आना, इनमें इमरान खान वाला हौसला नहीं है। शहबाज शरीफ ने कभी भी अपना मौकफ नहीं रखा। शहबाज शरीफ कोई लीडर नहीं है, वो खुद भी कहते हैं मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। और खान साहब हिकमत अमली के तहत ही एहतजाज की दूसरी कॉल में ताख़ीर कर रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने वालों का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो सकता है। राना सनात सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं, वैसे वो अक्लमंद आदमी है। न्यूट्रल से तलखियाँ तो हुई हैं, अब देखते हैं कोई बेहतरी आए। तो एक तो जनाब इन्होंने 19 सूबों की बात की है कि 19 सूबे होने चाहिए, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए, उनको आप अपना बजट दें और पाकिस्तान के बेसिकली पाकिस्तान के 19 हिस्से करें आप। अभी जिस तरह आपके यहाँ पे 4 सूबे हैं और ज़ाहिर बात है GB और आज़ाद कश्मीर भी साथ है, तो इसके बजाय उन्होंने कहा है कि 4 सूबों के बजाय 19 सूबे पाकिस्तान के होने चाहिए। अक्टूबर में वो फरमा रहे हैं इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये अक्टूबर की डेट, नई डेट आ गई है, ये किस तरह होंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने कहा अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। और इमरान खान साहब ये जो एहतजाज वगैरह की कॉल है ये अपनी वजह से नहीं दे रहे, ये एक तो उन्होंने कहा है। दूसरा उन्होंने फ़ौज और अदलिया के हवाले से भी कहा है कि जी उनको जो है अपना सेल्फ तज्जिया करने की ज़रूरत है कि उनका सियासी किरदार वो आगे जारी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। साथ ही साथ ये जो न्यूट्रल्स के हवाले से आपको याद हो, एक दफ़ा इन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि जी हमारे अगर फ़ौज के साथ ताल्लुकात हमारे अगर ठीक होते तो आज हम हुकूमत में होते। तो वो कह रहे हैं कि जी हाँ जी तलखियाँ हुई हैं, अब देखते हैं कि कोई बेहतरी इसमें आती है या नहीं आती। तो फवाद चौधरी साहब ने ये, अच्छा इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने जनाब ये आज ना ये ट्वीट भी किया है। मैं इसके ऊपर ज़रा ख़ास तौर पे कमेंट करना चाहूँगा। वो इसकी वजह ये कि ये हमारे फील्ड से रिलेटेड है। इन्होंने कहा जी परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार करार देने वालों की मीडिया पर शक्लें देखें तो हैरानगी होती है। अगर मुशर्रफ मीडिया की इजाज़त ना देते तो ये लोग जो आज लंबी लंबी गाड़ियों पर फराटे भर रहे हैं ये साइकिल भी अफोर्ड ना कर सकते। इन मुनाफिकों पर जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो का कॉल पूरा सही उतरता है, ये फवाद चौधरी साहब ने फरमाया। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब बेसिकली मीडिया की इजाज़त ना देते तो ये लोग ये लोग मतलब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। अच्छा अब मसला ये है, सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मीडिया आया था तो उसके बाद वो कोई कानून चिकनी करें, वो आइन तोड़ें, वो मुल्क का मार्शल लॉ उसमें लगा दें, वो मुल्क में इमरजेंसी लगा दें, आइन की किताब को वो कहें मैं उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकता हूँ, तो कोई उनसे सवाल ना करे क्योंकि जनाब उनके दौर में मीडिया आया था। तो भाई इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं फवाद चौधरी साहब, इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं जो जिस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं। मुल्क का जो फाउंडर होता है ना, जिसने मुल्क बनाया होता है, वो भी एक कानून के ताबे होता है, वो भी कानून के नीचे आता है। ठीक है, तो अगर किसी ने कोई, अब मिसाल के तौर पे रज़ा रबानी जो है वो 18वीं तरमीम के एक बहुत बड़े मुज्जद समझे जाते हैं कि उन्होंने 18वीं तरमीम जो है वो तख्लीक की थी और उसके बाद सबको ऑन बोर्ड लिया था और उसके बाद 18वीं तरमीम जो है वो पास हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को जितने भी जो इनको इख्तियारात मिले थे, आपकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त हुकूमत है, 18वीं तरमीम के जरिए बेसिकली जो पैसा मिला, जो कुछ मिला, इसका मतलब है कि रज़ा रबानी साहब जो है वो कानून से बालातर हो गए, कानून उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, या इसका मतलब है कि अच्छा जी अगर मीडिया को उन्होंने आज़ादी दी थी, कल को परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो अगर किसी को 4 गोलियां भी मार देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। हम सब पाकिस्तान का एक एक शख्स 22 करोड़ के 22 करोड़ आवाम जो है वो कानून के नीचे आते हैं, उसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप गलत चीज़ को गलत चीज़ के साथ मिला रहे हैं, फॉर गॉड सेक कुछ इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात ये, हमने मीडिया ने क्या करना, आपके अपने लीडर इमरान खान साहब वो हर अपनी स्पीच के अंदर मुशर्रफ साहब के बारे में कहते हैं कि जनाब मुशर्रफ साहब ने सबसे बड़ा जो जुल्म किया है इस मुल्क के साथ, वो ये जुल्म किया है कि उन्होंने इन लोगों को NRO दे दिया। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने NRO दे दिया। ये कौन कहता है? ये इमरान खान साहब ही कहते हैं ना, ये आपके लीडर कहते हैं। तो मीडिया के ऊपर तनकीद करने से पहले उनसे जाके पहले बात करें कि भाईजान आप ये बात क्यों कहते हैं। आपके अपने लीडर ये कह रहे हैं कि जो NRO दिया गया था वो कानून की खिलाफ वर्जी थी। तो मीडिया के ऊपर कमेंट करने, और यही फवाद चौधरी साहब खुद भी जो है वो मीडिया का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बात कहते हैं। मैं ज़रा इनकी बात से ये इख्तलाफ करना चाहूँगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी जनाब आज खिताब किया और आज मज़दूरों से वो खिताब कर रहे थे। तो उन्होंने अपने खिताब के अंदर का ये कहा कि जी ये जो लोग हैं, यानी इस वक्त जो हुक्मरान तबका है, नवाज शरीफ और उनकी जो ये मुस्लिम लीग नून और उनकी जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये अगर रह गई तो जमहूरियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। FI और नैब को ये लोग ख़त्म कर देंगे। और अच्छा मतलब वो बेसिकली वही है कि मैं जितनी देर अगर मैं हूँ तो सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, जमहूरियत भी है, सब फर्स्ट क्लास है। ये आ गए तो जमहूरियत मुक जाएगी, फिर जमहूरियत जो है वो नहीं होगी। तो मुझे रखें,
मैं सबसे आइडियल हूँ। इसके अलावा दोबारा उन्होंने आज जो है वो शहबाज शरीफ के हवाले से भी दोबारा उन्होंने वही 16 अरब रुपए की बात की। हमने कल आपको ये खबर दी थी कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बारे में बेसिकली जो कोर्ट ने अपना ऑर्डर निकाला है उनकी ज़मानत को लेके, उसमें लिखा हुआ है कि मामला जो है वो 6-7 करोड़ का है, सिर्फ 16 अरब जो है वो उसमें नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। ये FIA का सिर्फ एक केस है, लेकिन अब तक कोर्ट के अंदर जो रकम जिसके ऊपर सबसे बड़ा तनाज़ा है वो कुछ 6 से 7 करोड़ की रकम बनती है। तो लेकिन फिर उन्होंने आज वही बात की है 16 अरब, और उन्होंने कहा जी डॉक्टर रिजवान, मकसूद चपड़ासी, इन सबको जो है वो बेसिकली दिल के दौरे पड़ रहे हैं, उसके ऊपर दोबारा उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है। एंकर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि जी देखें ये एंकर जो हैं वो उनको टीवी पे नहीं आने दे रहे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किन एंकरों की बात कर रहे हैं। मतलब चलें अगर वो मिसाल के तौर पे चंद एंकर्स की अगर वो बात कर भी रहे हैं तो भाई वो यूट्यूब तो फिर भी कर रहे हैं अपना, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो यूट्यूब के ऊपर दे रहे हैं, और वो ये वही पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके काफ़ी करीब है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब उनकी ज़बान जो है वो वहाँ तक तो जा रही है, वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो लोगों के तक बातें तो उनकी पहुँच रही हैं, तो उसमें मुझे समझ नहीं आई। मतलब इस वक्त जो मेरी इतलात के मुताबिक अरशद शरीफ साहब हैं, अरशद शरीफ साहब अपना ARY पे प्रोग्राम कर रहे हैं। साबिर शाकिर साहब ने खुद रिज़ाइन किया है। साबिर शाकिर साहब का ARY के जो ओनर है उनके साथ कोई इशू हुआ था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो अपना यूट्यूब का चैनल कर रहे हैं, इस वक्त किसी चैनल के ऊपर नज़र नहीं आ रहे, उनका मैं कहता हूँ। और इसके अलावा समी इब्राहिम साहब भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका भी प्रोग्राम चल रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी मीडिया के ऊपर जो है वो मीडिया को कहा जाता है कि इनका ब्लैकआउट करो। कौन सा ब्लैकआउट है? ये बात जब वो कर रहे थे ये भी उन्होंने मीडिया के ऊपर ही कही है, मतलब वो मीडिया पे नजर आ रहे थे जब ये बात कर रहे थे। इमरान खान साहब के जो खिताब है उसकी सारी लाइव कवरेज तमाम चैनलों के ऊपर हो रही है, इसके बावजूद उन्होंने खैर इस किस्म की बात की। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट है वो DG ISPR की जानिब से आई है। DG ISPR आज दुनिया TV के ऊपर कामरान शाहिद साहब को उन्होंने तकरीबन कोई 20 मिनट उनसे गुफ्तगू की है। एक जो इशू जिसके ऊपर उन्होंने दो चार जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं वो ज़रा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो उन्होंने चाइना के हवाले से कहा है कि जी ये तासुर बिल्कुल गलत है कि CPEC के हवाले से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, बल्कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ भी जो है अभी जो चाइना गए हुए थे और इसी चीज़ के ऊपर ही बेसिकली वो मीटिंग्स हो रही हैं। हमने उनको सिक्योरिटी भी दी हुई है और हमारी तरफ से जो है वो हर किस्म की जो प्रोविजंस हैं वो चाइनीज़ को दी जाएगी। एक बात ये। दूसरा, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से कहा कि जी हम ये चाहते हैं, इदारा ये चाहता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है उन्हें वतन वापस आना चाहिए और हमारी तरफ से इस सिलसिले में पूरी तरह तैयारी है। बाकी फ़ैसला जो है वो उनकी फैमिली ने करना है कि वो कब परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस लाना चाहते हैं। अब एक और सवाल जो उनसे किया गया वो किया गया कि जी कामरान शाहिद साहब ने ये कहा कि जी शेख रशीद साहब उनके पास इंटरव्यू में आए थे, तो उन्होंने कहा कि जी शेख रशीद साहब का ये दावा है कि जब ये जो बेसिकली मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो साजिश और मदाखलत इसके ऊपर जो बातचीत हुई है, तो शेख रशीद साहब ने कहा था कि जो सर्विसेज चीफ बैठे हुए थे यानी बहरिया के, फ़िज़ाइया के और जो हमारी फ़ौज के सरबराह हैं, उन्होंने इसको साजिश ही समझा था। उन्होंने यही समझते थे कि जनाब ये साजिश हुई है, लेकिन उसका जो प्रेस रिलीज बाहर आई है उसके अंदर मदाखलत का जो लफ्ज़ है तो उसके ऊपर उनसे कमेंट लिया गया। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जी मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जी फिर मदाखलत, ये बेसिकली वो कह रहे हैं जी मदाखलत जो है उसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा मदाखलत का लफ्ज़ जो है वो एक ये फॉरेन अफेयर्स की जो लैंग्वेज है जो बेसिकली खारजा दफ्तर खारजा की लैंग्वेज होती है उसके अंदर उसको इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी किस्म की कोई कंस्पिरेसी नहीं थी कि जनाब अमेरिका के कहने के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस आ गया और उसके बाद नई हुकूमत आ गई। सो फौज ने आज अपना दोबारा क्लैरिटी दी है और शेख रशीद साहब को बेसिकली जवाब दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये पैगाम दिया गया है शेख रशीद साहब को कि बराए मेहरबानी हर जगह बैठ के जो है ना वो इस किस्म की बातें मत किया करें। आप ये जो बेसिकली साजिश है ना, अगर कोई कर रहा है इस वक्त तो वो शेख रशीद साहब हैं। वो शेख रशीद साहब हैं जो इस किस्म की बातें आर्मी चीफ के हवाले से या दीगर चीफ्स के हवाले से जो है बार बार उसको प्रमोट करते हैं। तो इसके अलावा उन्होंने DG ISPR ने जो बेसिकली बात की वो फ़ौज के बजट के हवाले से थी। उन्होंने कहा जी 2020 से लेकर अभी तक मतलब 2 साल के अंदर जो है वो हमारा कोई बजट में इंक्रीज़ नहीं आया था, हम उसी बजट के साथ चल रहे थे।
इस मरतबा उसको इसलिए इंक्रीज किया क्योंकि हमने इंडिया को भी देखना है कि इंडिया के अंदर बजट का जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो ये DGISPR ने जो है इस सिलसिले में बड़ी तफसील से जो है वो आज बात की है। तो ये अब तक की खबरें थी। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।